जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 6 जनवरी। तो 6 जनवरी को जो रेलेवेंट आर्टिकल्स आए हैं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में से, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कुछ 3 एडिटोरियल्स हैं जो मुझे रेलेवेंट लगे हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसकी आज चर्चा करेंगे। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ये नया इनिशिएटिव है तो एडिटोरियल डिस्कशन अब डेली आया करेगा, मंडे टू सैटरडे। और साथ के साथ एडिटोरियल्स को हम कैसे याद रखेंगे, क्वेश्चन आंसर बेसिस के थ्रू में, यानी कि हम क्वेश्चन बनाएंगे एडिटोरियल पढ़ के और उसका जो आंसर है वो हम आपको लिख के देंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो हमने एडिटोरियल में से जो हमने चीज समझी है क्रिस्पली वो आपके सामने रखेंगे, ताकि आप एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उस एडिटोरियल को याद रख सकें। ठीक है, सो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से। तो पहला एडिटोरियल है द कोच ड्यूटी। ये दुष्यंत दावे ने लिखा है आज इंडियन एक्सप्रेस में। अब इस आर्टिकल में से क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है वो पहले आपको मैं बता देता हूं। नाउ व्हाइल आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 इज द कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिकली एनालाइज। तो ये तो क्वेश्चन फ्रेम हो गया इस आर्टिकल में से। अब आइए इस आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जो हमने इस आर्टिकल में से पॉइंट्स बनाए हैं वो कैसे इस आंसर में फिट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब आर्टिकल 21 की बात करें, वाइडर एम्बिट ऑफ लिबर्टी। देखिए अब राइट टू प्रिवेसी की बात आती है। 2017 में केएस पुत्तुस्वामी जजमेंट आई थी, उससे हम अगर हम देखें तो जो राइट टू लिबर्टी की बात करें, राइट टू लाइफ की बात करें, आर्टिकल 21 के अंडर जो आता है उसका एम्बिट और वाइडन कर दिया गया है। तो राइट टू प्रिवेसी वहीं से डिराइव हुआ। तो हम देख रहे हैं प्रोग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के चलते जो आर्टिकल 21 है उसको बहुत ज्यादा वाइडर इंटरप्रेट कर दिया गया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आर्टिकल 21 इज अ प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला अंडर विच इंडियन सिटीजंस लिव विदाउट द फियर, without any डर of being deprived of this cherished right। ठीक है, सो दोस्तों अब यहां पे ये भी बात आती है कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हरिद्वार में हुआ था। क्या हुआ था हरिद्वार में? जूना अखाड़ा। हरिद्वार में कुछ हिंदू फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने वहां पे एक मीटिंग होल्ड करी थी, और उस मीटिंग में बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई जो कि हेट स्पीच के टुवर्ड्स टारगेटेड थी, जो कि इस तरह की भावनाएं जनरेट करी थी जो कि कम्युनलिज्म जनरेट कर सकता है। यानी कि इस तरह का ऐसा वहां पे स्पीच देना कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज के लोगों को मारा जाए। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर इवेंट पे तो ये भी कहा गया था जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी मार दिया जाए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो इस तरह का जो एटमॉस्फेयर है, इस तरह की जो स्पीचेस हैं, जो हेट स्पीचेस हैं, ये एक बहुत बुरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। देखिए अब आर्टिकल 21 लिबर्टी की बात करता है, तो आप अपनी लिबर्टी इंजॉय कर सकते हैं, आपको फ्रीडम है, जो आप बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टर्बिंग द अदर पर्सन्स लिबर्टी। तो आप अपने दायरे में रह के जो आपने कहना है कहिए, लेकिन दूसरे बंदे को एटलीस्ट आप ऑफेंड तो ना करिए ना, ताकि अगला बंदा आपसे ऑफेंड ना फील करे कि आप उसके सेंटिमेंट्स को, उसके पर्सनल सेंटिमेंट्स को, उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। अब हैरानगी की बात यह है कि इस बात को तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं जो हरिद्वार में जो इंसिडेंट हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि स्टेट की बात करें, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो ये सब चीजें सामने थी। ये सब चीजें जो इवेंट्स थे, यूट्यूब पे देखें, आप टीवी पे देखें, तो सब ये सामने एयर हो रहे थे, लेकिन उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कंक्रीट एक्शन नहीं ले पाई है। तो यहां पे बात की जाती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव की बात करें, अगर वो यहां पे एक्ट नहीं कर रहा, तो व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट डूइंग? बिकॉज अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नाउ रूल ऑफ द लॉ obliges the executive, the central government, to enforce the law without any fear or favor। कि भाई जो कानून है, देखिए हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, तो यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब इस तरह की बातें सामने देख रहे हैं कि भी कुछ हिंदू फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इस तरह की हेट स्पीचेस प्रमोट कर रहे हैं, कम्युनल वायलेंसेस को प्रमोट कर रहे हैं, यहां तक कि उस इवेंट में ये बात भी बोली गई थी कि जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनको भी मार देना चाहिए। इस तरह की जब बातें वहां पे कही जा रही हैं, तो व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट डूइंग? द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड टू एनफोर्स द लॉ। सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इन प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, तो एक जजमेंट थी, हैड डिफाइंड हेट स्पीच एज एन एफर्ट टू मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप इन अ ग्रुप। तो देखिए अब ठीक है, जो अगर हम बात करें हिंदू रिलीजन की, तो हिंदूज आर इन अ मेजॉरिटी इन इंडिया और मुस्लिम्स आर इन अ माइनॉरिटी, बट दैट डजंट मीन कि अगर कोई माइनॉरिटी रिलीजन में है, अगर वो सिख हो या बुद्धिस्ट हो या वो मुस्लिम हो, तो मेजॉरिटी जो रिलीजन में लोग हैं उनको टारगेट करें जस्ट बिकॉज उनके बिलीव्स आपके बिलीफ से डिफर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था इस पर्टिकुलर जजमेंट में कि जो रूट ऑफ द प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे देश में कानून नहीं है, हमारे देश में कानून बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम तो ये आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कानून जो है वो इंप्लीमेंट नहीं करे जाते हैं, कि जो एग्जीक्यूटिव है वो पॉलिटिकल विल नहीं शो करता उन दिए गए कानूनों को इंप्लीमेंट करने के लिए। जुडिशरी हैज एन एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी
टू स्टेप इन जब एग्जीक्यूटिव अपनी ऑब्लिगेशन को इंप्लीमेंट करने से जब वो फेल करता है. सो जुडिशरी हैज एन एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी टू स्टेप इन व्हेन द एग्जीक्यूटिव फेल्स इन द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. अब इसमें से कंक्लूजन क्या बनता है? Now the principle of constitutionalism requires control over the exercise of government power. देखिए चेक्स एंड बैलेंसेस की बात आती है तो गवर्नमेंट पावर की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें. जस्ट बिकॉज एक पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में है, बिकॉज उसके पास बहुत सारी सीटें हैं लोकसभा में, डजंट मीन कि वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हर जगह एंजॉय करेंगे. तो चेक्स एंड बैलेंसेस की बात आती है, ठीक है, लिमिटेशंस की बात आती है. फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है, सिटीजन्स भी इंजॉय करते हैं, हर कोई अपना फंडामेंटल राइट्स इंजॉय करता है. तो एब्सोल्यूट तो ना फंडामेंटल राइट्स है, एब्सोल्यूट तो ना ही जो पावर है स्टेट की वो है. तो एक बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है. सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिक्वायर्स कंट्रोल ओवर द एक्सरसाइज ऑफ द गवर्नमेंट पावर, स्पेशली जब अगर गवर्नमेंट पावर अपनी जो ऑब्लिगेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे. This is to ensure that the executive does not destroy the democratic principles upon which it is based. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थी आईआर कोहेलो वर्सेस तमिलनाडु, 2007 में जजमेंट आई थी. तो जुडिशियल रिव्यू के बारे इस जजमेंट में बहुत सिग्निफाई किया गया था. इस जजमेंट को 9 शेड्यूल जजमेंट भी कहा जाता है, तो आप गूगल पे इसके बारे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं. देखिए जो जजमेंट्स हैं, अब जैसे इस जजमेंट की हम बात करें, आईआर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, या जो हमने यहाँ पे जजमेंट की बात करी थी प्रवासी भलाई संगठन की, अब ये जजमेंट्स को हमने इनके 500-600 पेजेस के ऑर्डर्स नहीं पढ़ने हैं, थोड़ा सा हमने इसके पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, गूगल में किसके बारे क्या मेंशन है, जो एडिटोरियल में से रिलेटेड बात आई गई है वो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग, इस जजमेंट के हिसाब से, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इन्फोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस एज द अल्टीमेट. सो अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है. ये आपको प्रीलिम्स में भी आ सकता है, कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स में ट्रू एंड फॉल्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज में. तो अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है. तो ड्यूटी एज पर दिस जजमेंट ऑफ आईआर कोहेलो वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस ऑन द स्टेट. तो बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? जब प्रियम्बल की हम बात करें तो बी आर अम्बेडकर हम फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था, फ्रेटर्निटी की बात करती, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा. फ्रेटर्निटी इज द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडारिटी टू सोशल लाइफ. तो अगर हमने भाईचारा प्रमोट करना है तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हार्मनी सोसाइटी में बनी रहे. अगर हम इस तरह का एटमॉस्फेयर अपने, अब देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ही ना के नीचे इस तरह का एटमॉस्फेयर अपने सामने देखेंगे कि भाई वहाँ पे हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, कुछ हिंदू फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आके इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई हो, तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ देयर ड्यूटी एज फार एज देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूटी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द इंडिया इज कंसर्न्ड. चलिए अगला आर्टिकल है द चाइनीज चैलेंज अनकवर्स इंडिया फ्रेजिलिटीज. तो ये आर्टिकल हिंदू में आया था. अब इस आर्टिकल से क्वेश्चन क्या बनता है, पहले वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं. इस आर्टिकल से, इस एडिटोरियल से जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, डिप्लोमेसी इज ऑलवेज यूज्ड एज द फर्स्ट रिजॉर्ट फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन नेशंस. डिस्पाइट हैविंग एन एक्सटेंसिव आउटरीच ग्लोबली, इंडिया सीम्स टू हैव एग्जॉस्टेड ऑल डिप्लोमैटिक नाइसिटीज विद चाइना. डू यू अग्री? सब्सटैंशिएट योर आंसर. तो ये क्वेश्चन था. आर्टिकल के बारे में हम पढ़ते हैं, आर्टिकल को हम एनालाइज करते हैं और कैसे हमने जो आर्टिकल फ्रेम करा है, जो हमने इसमें से पॉइंट्स निकाले, वो कैसे इस आंसर को सब्सटैंशिएट करते हैं. तो आइए अब आर्टिकल को डिस्कस करें. तो चाइनाज डिप्लोमैटिक मूव्स की बात करें तो देखिए अब लगभग 2 साल हो चुके हैं जो इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है अक्रॉस दी एलएसी, राइट. अभी आपको ये भी पता होगा, हमने ये फ्यू मिनट सीरीज में भी शेयर किया था, जो न्यू लैंड बॉर्डर लॉ है चाइना का, अब वो 1 जनवरी 2022 से वो जो लॉ है, द न्यू लैंड बाउंड्री लॉ, वो अब इंप्लीमेंट हो चुका है. अब अभी हाल ही में ये लॉ इंप्लीमेंट होने के बाद ही चाइना ने रिसेंटली हैज रीनेम्ड 15 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश. तो हम देख रहे हैं कि चाइना पिछले 2 सालों से बहुत एग्रेशन दिखा रहा है, बहुत कोएर्शन दिखा रहा है. हमने बहुत कोशिश करी चाइना के साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज करने के लिए. सो ऑब्वियसली हम डिप्लोमेसी पे रिलाई करते हैं कि भाई यहाँ पे लड़ाई ना हो, डिप्लोमेसी के थ्रू, बातचीत के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, इशूज़ हैं, वो रिजॉल्व हो सकें. लेकिन चाइना का न्यू लैंड बाउंड्री लॉ बनाना इटसेल्फ शोज कि चाइना इंटरेस्टेड नहीं है नेगोशिएशंस में, डायलॉग्स में. ठीक है, सो ये जो लॉ है, जो चाइना का जो न्यू लैंड बाउंड्री लॉ है, जो अभी 1 जनवरी 2022 में से अभी इंप्लीमेंट फोर्स में आया है. नाउ दिस मैंडेट्स द पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफगार्ड चाइनीज टेरिटरी. अब बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज हैं, बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं अरुणाचल में जो कि चाइना अपनी टेरिटरी मानता है. नाउ इस लॉ के चलते चाइना हैज मैंडेटेड दैट वी विल कंस्ट्रक्ट 628 बॉर्डर विलेजेस
अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, जहां पे हम अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को सेटल करेंगे। और कहीं ना कहीं यहां पे ये भी बात आई गई है कि ये विलेजेस बनाने से जो लोग अरुणाचल में रहते हैं, यानी कि देखिए टेक्निकली तो अरुणाचल इंडिया का ही है, लेकिन चाइना इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन चाइना की ये स्ट्रैटेजी है कि ये बॉर्डर विलेजेस बनाए जाएं बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ, यहाँ पे इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन, इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो कि जो लोग अभी अरुणाचल में हैं, जो ये बॉर्डर पे विलेजेस बनाए जाएंगे, वो लोग भी मजबूरन इन्हीं विलेजेस में आके सेटल हों, ताकि चाइना अपना जो क्लेम है अरुणाचल की टेरिटरी के ऊपर वो लेजिटिमाइज कर सके। अब इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा है, ठीक है। नाउ इट सीम्स दिल्ली हैज रन आउट ऑफ प्रोएक्टिव ऑप्शंस अगेंस्ट बीजिंग। तो अभी इंडिया के पास जो एक कार्ड था तिब्बत का या दलाई लामा का, तो चाइना डजंट रियली केयर अबाउट दैट। सो तिब्बत एंड दलाई लामा वर ऑफन प्रोजेक्टेड एज अ ट्रम्प कार्ड, बट एविडेंटली चाइना डज नॉट केयर कि आप तिब्बत का कार्ड यूज करिए, दलाई लामा के साथ नेगोशिएशन करिए। चाइना डजंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। एंड चाइना ऑल्सो डजंट केयर कि उसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में कितनी है, ग्लोबली कितनी है। चाइना डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग। नाउ द टू कंट्रीज हैव एन इंक्रीजिंगली, अब देखिए इतनी सारी हम बातें कर रहे हैं, 2 साल से हमारे और चाइना के बीच में हॉस्टिलिटी बनी हुई है, एलएसी में टेंशंस हैं। अब सिर्फ हम पबजी डिलीट कर दें या चाइनीज जो गुड्स हैं उसको बॉयकॉट कर दें, उससे तो चाइना कमजोर नहीं पड़ने वाला इकोनॉमिकली, है ना। सो अब जब 2020 में जब ये इंसिडेंट हुआ था तो हमने काफ़ी इस चीज़ को लेकर रिएक्ट किया था कि हम अपने फ़ोन्स में से ऐप्स डिलीट कर देंगे, टिकटॉक को डिलीट कर देंगे, पबजी डिलीट कर देंगे, चाइनीज़ मेड गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। तो लोग अपने फ़ोन्स भी आके सड़कों पे फेंक रहे थे। उससे क्या हुआ, चाइना को कुछ हुआ? चाइना इकोनॉमिकली हर्ट तो नहीं हुआ ना। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अभी भी जो हमारा ट्रेड रिलेशन है चाइना के साथ, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो हम अपनी डिपेंडेंसी को तो कम नहीं कर पाए हैं, ऑल्दो 2 सालों में हमारे और चाइना के बीच में तनाव और बढ़ गए हैं। Now, what is the best which Delhi can do? The best Delhi can do is to prevent any further loss of territory to China with extensive military deployment across the LAC. But ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। अभी इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। Now, as per this article अगर हम बात करें, अभी भी इंडिया जो शॉक्स हैं, जो अभी देखिए हम डीमोनेटाइजेशन की बात करें, जीएसटी की बात करें, पैंडेमिक इंड्यूस शॉक्स की बात करें, तो इंडिया अभी उससे बाहर नहीं आया है। तो इतना आसान नहीं होगा इंडिया को इतना ज़्यादा हैवी आर्मी की डिप्लॉयमेंट करना, इतना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना अक्रॉस दी LAC। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। रोल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो जो इमीडिएट चैलेंज है इंडिया के लिए वो डिप्लोमेटिकली क्या है, चाइना, ठीक है। अब क्वाड है, ऑकस है, अब बहुत सारी बातें 2021 में करेगी कि कैसे हम चाइना को कंटेन कर सकते हैं, हिमालय से लेकर इंडो पैसिफिक तक। लेकिन देखिए क्वाड की बात करें तो क्वाड एक नॉन मिलिट्री ब्लॉक है। दूसरी बात, हम ऑकस ब्लॉक की बात करें, ऑकस एक सिक्योरिटी पैक्ट जरूर है, लेकिन ऑकस में कहीं भी दूर दूर तक इंडिया का कोई सिग्निफिकेंस या इंडिया का कोई नाम नहीं आया है। तो with Quad as a non-military bloc, signing of AUKUS has done very little to protect India's interest. Now, perhaps ऐसा लगता है कि हम जितनी मर्जी बात करें कि हम यूएस से हम सपोर्ट गार्नर करना चाहते हैं, कि यूएस के साथ हम अपनी दोस्ती और बढ़ा रहे हैं, पर इस आर्टिकल के हिसाब से ऐसा लगता है, सुशांत सिंह ये कह रहे हैं दैट इट सीम्स इंडिया विल हैव टू डील विद द चाइनीज ऑन इट्स ओन। सो इंडिया ऑल्दो wants to be very much aligned with America, but nevertheless ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका इतनी हेल्प करेगा इंडिया की अगर मुसीबत पड़ती है विज़-अ-वी अ क्लैश विद चाइना, राइट। नाउ अब इतना आसान नहीं होगा इंडिया, ये कहना बहुत आसान है कि इंडिया कैन डील ऑन इट्स ओन विद चाइना, बट अभी इकोनॉमिक रिकवरी की बात करें तो अभी हम स्टिल वी आर लिविंग अंडर द फियर ऑफ अ थर्ड वेव। अभी इकोनॉमिक रिकवरी इतनी नहीं हुई है। देखें तो 2017 से हमारी इकोनॉमिक डिक्लाइन, हम अगर हम अपनी जीडीपी की बात करें तो हमारा डिक्लाइन में ही जा रहा है। तो इट वोंट बी अ वेरी इजी थिंग टू अचीव। बाकी आने वाले टाइम में देखते हैं कि कैसे सिचुएशन अनफोल्ड करती है। सो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के जो हमारे आंसर के पॉइंट्स बनते हैं वो यहाँ पे, और रोल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो यानी कि 6 पॉइंट्स और ये 5, तो इन 11 पॉइंट्स में हमारा आंसर इसमें बन जाएगा। चलिए अगला आर्टिकल, ये लास्ट आर्टिकल है, टाइटन द नेट। तो पहले इस आर्टिकल में से क्वेश्चन क्या फ्रेम करा है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या बनता है इस आर्टिकल में से, व्हाइल द वर्चुअल वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एट एन अनइमेजिनेबल स्पीड, वुमेन आर फ्रीक्वेंटली बिकमिंग सॉफ्ट टारगेट्स फॉर साइबर बुलिंग, सजेस्ट सम मेजर्स टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वुमेन इन दी वर्चुअल वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन बन गया इस आर्टिकल में से, अब हम इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन बनाया है, चाहे इस आर्टिकल की बात करें से पिछले आर्टिकल की बात करें, इसके जो पॉइंट्स हैं, देखिए हम पॉइंट्स के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो इसी एडिटोरियल में से ही हमने बनाए हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि हम एडिटोरियल से ही टॉपिक्स अपने रिवाइज करें। अब जैसे ये जो टॉपिक है, ये जो एडिटोरियल है, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो चाइना वाला आर्टिकल था वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड था। तो कैसे हम अपने एडिटोरियल से ही अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं, और कैसे हम रेडीमेड क्रिस्प पॉइंट्स के थ्रू हम अपना एडिटोरियल रिवाइज कर सकते हैं, वो इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है।
तो ऑनलाइन हैरेसमेंट ऑफ वुमेन की बात करें तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, अभी हाल ही में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सामने आया था। एक ओपन सोर्स ऐप बुली बाय, जिसमें कम से कम 100 मुस्लिम वुमेन की जो फोटोज थी वो वहाँ पे लीक करी गई थी और बहुत डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स वहाँ पे लिखी गई थी उनके बारे, राइट। तो इसको चलते 2-3 लोग भी अभी पकड़े गए हैं। सो मुंबई पुलिस ने भी 3 लोग गिरफ्तार करे हैं जिन्होंने इस तरह का ये बहुत घिनौना काम किया था, राइट। तो एक वेब प्लेटफॉर्म है गिटहब। ये वेब प्लेटफॉर्म जो है गिटहब, दिस इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, दिस इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। इस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में लोग अपनी ऐप्स शेयर करते हैं, ऐप्स मेकिंग कोड वगैरह शेयर करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐप बुली बाई नाम की यहाँ पे इस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में शेयर करी गई थी, जिसके ऊपर 100 लेडीज की फोटो, जो कि मुस्लिम लेडीज थी, उनकी फोटोज यहाँ पे लीक करी गई थी। इसी तरह का इंसिडेंट जुलाई में हुआ था 2021 में सली डील्स नाम से। तो सली डील्स हैड बीन क्रिएटेड विद प्रोफाइल्स ऑफ ऑलमोस्ट 80 वुमेन, ऑब्वियसली सो दे वर आल्सो 80 मुस्लिम वुमेन, नॉट डिस्क्राइबिंग देम एज डील्स ऑफ द डे। तो उनको एक सेक्सुअल कमोडिफिकेशन के तौर पे उन वुमेन्स को ऐसे पोर्ट्रे करना, सो जिसको हम ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं। Now there are many unreported cases of women facing cyber crime, cyber stalking, cyber bullying। बहुत सारी जो औरतें हैं वो आगे नहीं आती कंप्लेंट करने के लिए, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली वो इमेज कॉन्शियस होती हैं, वो उनको सोसाइटी से भी फेयर होता है कि हम अपनी अगर बात सामने रखेंगे तो हमारी बात न्यूज़ में आएगी, हमारी बेइज्जती होगी। तो इस तरह के फियर के कारण वो आगे आके पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इनोवेशन बढ़ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बढ़ने के साथ साथ इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, अगर हम साइबर क्राइम की बात करें, साइबर स्टॉकिंग की बात करें, साइबर बुलिंग की बात करें, साइबर ब्लैकमेलिंग की बात करें, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें, ये क्राइम्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। एंड दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन वुमेन एंड देयर फैमिलीज। Now, what does the number reveal? अब यहाँ पे कुछ नंबर आए हैं। So, the National Crime Record Bureau, this show that the total cyber crimes in India during 2020 were around 50,000, and those specifically against women were only 10,405। ये ज़्यादा ही होंगे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग आगे आगे रिपोर्ट नहीं करते हैं, इस करके ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स काफ़ी कम लग रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर इससे कहीं ज़्यादा ही होंगे। अब अगर सही मायने में पता लगाना है कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ साइबर क्राइम है, तो उसके लिए ऑब्वियसली इमीडिएटली रिपोर्ट करना, ये केस फाइल करना पुलिस स्टेशन में, वो बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, बहुत रिलक्टेंस रहता है टू रिपोर्ट और रजिस्टर द क्राइम्स अमंग्स द वुमेन। नाउ अब ये रिलक्टेंस के कारण, ये फियर ऑफ रिपोर्टिंग के कारण जो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो साइबर बुलिंग कर रहे हैं, जो इस तरह के क्राइम्स ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उनको इससे बहुत क्षय मिलती है। दे गेट एम्बोल्डेंड एंड एनकरेज टू डू मोर ऑफ दीज क्राइम्स। The cyber criminals are harnessing pictures of women from social media। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से उनकी फोटोज उठा के मॉर्फ करके किसी और प्लेटफॉर्म पे डालना, इस तरह की बातें आजकल चल रही हैं। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? नाउ रजिस्टरिंग अ क्रिमिनल केस इज द फर्स्ट वे फॉरवर्ड। सो सबसे पहले तो आपको, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हो रहा है, अगर आपके कोई नोन में कोई, और अगर आपके नोन में कोई आपके फ्रेंड है जिनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, तो आपको उनको सबसे पहले तो ये सलाह देनी चाहिए कि आप वो सबसे पहले जाके पुलिस में कंप्लेंट करें। दूसरी बात, अवेयरनेस बढ़ाने की बात यहाँ पे करी गई है। अब अवेयरनेस बढ़ाने के लिए स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, इनको मोबिलाइज करना चाहिए ताकि और अवेयरनेस स्प्रेड हो सके, स्पेशली अमंग्स द यंग गर्ल्स एंड वुमेन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंकरेज करना चाहिए कि कैसे वो भी मॉनिटर कर सकते हैं और इस तरह के अब्यूजिव ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ताकि और एफिशिएंट सेफगार्ड्स बन सकें उनके यूजर्स के लिए। सो पुलिस नीड टू इन्वेस्ट इन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, पुलिस की भी बात करें तो उनके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है जो इस तरह के चैलेंजेस को डील कर सकें। उनके पास इतने स्किल्ड साइबर एक्सपर्ट्स नहीं हैं, इतना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने अच्छे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं हैं। सो पुलिस नीड्स टू इन्वेस्ट मोर इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ सबसे अल्टीमेट जो सोल्यूशन है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस अलॉन्ग विद adequately supported by the forensics teams and टाइम बाउंड कंप्लीशन ऑफ द कोर्ट ट्रायल्स। तो जो कोर्ट ट्रायल्स हैं वो भी बहुत स्पीडी वे से, बहुत फास्ट वे से, जो जजमेंट्स हैं वो बहुत फास्टली होनी चाहिए, ताकि इतना जो प्रोसेस है, जो जुडिशियल प्रोसेस है, वो ज़्यादा स्लो ना रहे। नाउ दिस कुड बी अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद इश्यूज लाइक साइबर बुलिंग एंड साइबर क्राइम। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की बात करें, सो CERT की बात करें, सो दिस इज द गवर्नमेंट मैंडेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पर्पस है CERT-IN का इज टू रिस्पॉन्ड टू द कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स लाइक साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट एटसेट्रा, एंड दिस वाज क्रिएटेड बाय द इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन 2004। तो जस्ट थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स की भी बात करें, बिकॉज दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, तो ये आपको इसके बारे, CERT के बारे में पता होना जरूरी है। चलिए, सो क्वेश्चन हमारा जो था, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारे पॉइंट्स बनते हैं वो व्हाट डज द नंबर रिवील एंड वे फॉरवर्ड। दोस्तों, वे फॉरवर्ड जो है ना, किसी भी एडिटोरियल का वे फॉरवर्ड कंक्लूजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूरे एडिटोरियल की जो समरी है, जो सार है, वो सारा इन्हीं 5-6 पॉइंट्स में ही छिपा होता है। चलिए,
सो दोस्तों, जाने से पहले जैसे कि आप जानते हैं प्रीलिम्स पास में है, तो हम बार बार ये बात हर वीडियो में कहते रहते हैं, प्रीलिम्स पास में है, 5 महीने रह गए हैं, तो इस वहम में मत रहिए कि प्रीलिम्स पोस्टपोन हो जाएगा। अगर होगा तो हमको पता लग जाएगा। अभी के हिसाब से हम यही लगा के चलेंगे, प्रीलिम्स जो है हमारा 5 महीने के बाद है। तो हम कुछ कोर्सेज लेके आए हैं। कोर्सेज हैं जो प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के ओरिएंटेड हैं। तो यहाँ पे आपके जो 16 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराए जाएंगे फ्रॉम जनवरी 1 2021 टू अप्रैल 2022। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का कोर्स है, साथ में टेस्ट सीरीज भी हैं। देखिए दोस्तों, एमसीक्यूज देने से हमारा जो फियर है प्रीलिम्स का वो दूर होता है। ठीक है, सबसे आसान तरीका है, अगर आपको लग रहा है कि भी मैं रह जाऊंगा 2-3 नंबर से, मैं रह जाता हूँ या रह जाती हूँ, तो हमको और मॉक टेस्ट देने की जरूरत है। जितने मॉक टेस्ट देंगे उतना हमारा फियर दूर होगा। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रीलिम्स का जो हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स है, साथ के साथ इसमें हम एमसीक्यूज भी रख रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी है। इसमें 28 टेस्ट सीरीज रहेंगी, हाफ लेंथ भी रहेंगी, फुल लेंथ भी रहेंगी, और इसमें आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक के क्वेश्चन भी रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स के अलावा मेरे को अपनी स्टैटिक कोर्स की भी रिवीजन करनी है, मेरा स्टैटिक भी वीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट एटसेट्रा, तो हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स है जिसमें हम जीएस, करंट अफेयर्स और साथ में इसी के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं मॉक टेस्ट की सीरीज। तो ये 12 हफ्ते का कोर्स रहेगा। जाइए वेबसाइट पे देखिए, एनरोल करिए इससे पहले कि देर हो जाए। तो अगर आपको अच्छा लगे इन पे जरूर आप इनको एनरोल करके इनको अवेल करिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम कल। आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।